हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल बल सिंह और आज आए हुए हैं लेकर 12th हिंदी का काव्य खंड से पहला चैप्टर जो कि करबक है और इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए हम सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस पाठ का नाम जो है हम लोगों का करबक है। तो करबक चैप्टर का नाम है। तो इस करबक जो लेखक है यानी कि लेखक परिचय, तो इस लेखक परिचय में हम लोग जानेंगे कविता यानी कि कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर मालिक हो गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 1492। जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान यानी कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। ज़्यादातर जो कवि है उत्तर प्रदेश से ही आए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जी के जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम क्या है, तो मलिक शेखर ममरेज या मलिक राजे अशरफ। तो इनके पिता का नाम है मलिक शेखर ममरेज या उन्हीं का एक और नाम है मलिक राजे अशरफ। और चलिए हम देखते हैं इनके जो गुरु हैं, इनके दो गुरु थे, सूफी संत शेखर मोहिदी और एक थे सैयद अशरफ जहांगीर। तो पहले गुरु का नाम क्या था, तो पहले गुरु का नाम था सूफी संत शेखर मोहिदी और दूसरे गुरु का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। तो यह है उनके दोनों गुरु। अब जानते हैं जायसी किसान थे और शेष उन्होंने अपने आधा तो जीवन किसानी में बिताया और शेष जीवन फकीर बनकर बिताया। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि जायसी ने अपना जीवन शेष जीवन कैसे बिताया था, तो फकीर बनकर। यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिस्ट में शामिल है दोस्तों, इसे टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, यह जो बाई आँख और कान से वंचित थे, तो इसका कारण क्या था, तो चेचक। देखिए यहाँ पर चेचक के कारण रूपहीनता यानी कि इनके रूप में कुछ कमी आ गई, क्योंकि बाई आँख और कान से यह वंचित थे, जिसके कारण इनके रूप उतना सुंदर नहीं आ पाया। अब काफ़ी ने अपने एक आँख होने के लिए भी मतलब अपने बारे में कुछ चर्चा किया है इस दो पद में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद इनके कुछ रचना है, इनकी रचना है कुछ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो जो इनकी रचना है, पहला रचना इसमें है कृतिया यानी कि पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में और इसी से करबक संबंधित है। यह है पद्मावत और करबक इसी से संबंधित है। करबक जो करबक है इसी से संबंधित है पद्मावत से। उसके बाद दूसरा है अखरावत, पद्मावत अखरावत। तीसरा है आखिरी कलाम। चौथा है चित्ररेखा और पांचवा है कहरानाम और मसला या मसलानाम, कहरानाम या मसलानाम। तो इनके यह 6 रचनाएं हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब इसे कलर प्रिंट नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप नीचे इस वीडियो के लास्ट में एक नंबर दी जाएगा, उस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आपको यह वीडियो का जो ये प्लेलिस्ट मतलब क्या कहा जाता है PDF जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका समरी भी है। समरी क्लियर होने के बाद आपको पूरा सारांश क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। जो जायसी है इनको प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। यह हो गया ऑब्जेक्टिव हम लोगों का। तो जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता के 2 करबक हैं। यहाँ पर फिर करबक में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कर 12 रह रहेगा यहाँ पर करबक। ओके, तो इसे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और इसके 2 पद है। पहले पद में अपने गुण और दोष की चर्चा की है। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, पहले पद इनके 2 पद है। पहले पद में गुण और दोष की चर्चा की है और जो दूसरा पद है उसमें चित्तौड़ नरेश के रत्न सेन प्रेम की पीर की चर्चा की, यानी प्रेम के पीर के बारे में चर्चा की है यह मलिक मोहम्मद जायसी। इन पर एक फिल्म भी बना है पद्मावत मूवी बना है, जो कि काफ़ी मस्त मूवी है। आप सब देखिएगा, आप सबको मौका मिलेगा तो। अब देखते हैं जायसी किस शाखा के कवि थे, तो यह प्रेम मार्गी कवि थे जायसी। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसे आप मोस्ट MCQ में शामिल कर लीजिए कि जायसी किस शाखा के कवि है, तो प्रेम मार्गी।
जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव में हम लोग लाए हैं। तो दर्पण से, अगर यह ऑब्जेक्टिव में आता है तो दर्पण से, और इसमें कुछ और बढ़ा देंगे तो ये सब्जेक्टिव में हो जाएगा। जायसी किस प्रकार के कवि है? तो सूफी कवि है, सूफी कवि है। अब चलते हैं हम लोग कुछ जो इस चैप्टर का सारांश है, सारांश की ओर हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं। क्या बोला जाता है? एक कदम सफलता की ओर, तो एक कदम सारांश की ओर। चलिए, जो सारांश है, सारांश में हम लिखते हैं शीर्षक कविता करबक। जो कविता उपस्थित है, यानी कि जो प्रस्तुत कविता है, जो पहला चैप्टर है, जायसी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। जो जायसी है, इनको प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। कवि प्रथम खंड में एक नयन के होते हुए भी गुणवान है, इस बात को चर्चा की है, इस बात की चर्चा की है। जो कवि है वह एक आंख के होते हुए भी इतना गुणवान है, इस बात की चर्चा की है। तथा दूसरे खंड में प्रेम के पीड़ा का अनुभव की चर्चा की है। जो दूसरा खंड उसमें प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम के मार्ग क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जायसी कहते हैं, चलिए थोड़ा हम लोग कलर बदल लिया जाए। जायसी जो कहते हैं, जायसी क्या कहते हैं दोस्तों? तो जायसी कहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, यह पतला कर लिया जाए इसे। एक मिनट दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंक मोटा हो गया है। चलिए पतला हो गया। तो दोस्तों क्या कहते हैं जायसी? तो जायसी कहते हैं कि मेरा एक आंख है, यानी कि जो बताते हैं वो आपको तो पहले ही बताया गया ऑब्जेक्टिव में कि वह बाईं आंख और कान से वंचित थे, तो उनका एक आंख है। तब भी मैं, यानी कि जायसी कहते तब भी मैं इस आंख से पूरे संसार को देखा, यानी कि उनके एक आंख होते हुए भी उन्होंने संसार को देखा और समझ लिया हूँ। और जायसी को जो भी काव्य सुनता है, मतलब जो जायसी का काव्य सुनता है वह मोहित हो जाता है। जायसी कहते हैं कि हमें दोषों पर नहीं गुणों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सबसे बड़ी बात है। जायसी जो है कविता का सारांश, आप इसे ध्यान से सुनिए और एक बार कविता पढ़कर इसे पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें अपने दोषों पर ध्यान नहीं रखकर गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक इंसान में दोष नहीं है तब तक वह गुणवान नहीं बन सकता। इंसान में दोष होना जरूरी है। जब तक वह फेल नहीं होगा तब तक वह सफलता का असली मार्ग नहीं जानेगा, जब तक वह असफल नहीं होगा। तो जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर शिव त्रिशूल स्पर्श करते ही, जो सुमेरु पर्वत था जब उस पर अपने शिव जी ने अपने त्रिशूल को और स्पर्श किए थे तो वह सोने का बन गया, उसी प्रकार हमें अपने दोषों को दूर करें और गुणवान बनने चाहिए। गुणवान बनने की कोशिश करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। कवि गर्व से कहते हैं, जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, वह गर्व से कहते हैं कि वह एक आँख के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और उज्जवल भाव रखते हैं। वह सभी के लिए समान भाव प्रकट करते हैं, समान भाव रखते हैं। रूपहीन होते हुए भी, यानी कि रूपहीन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर होगा रूपहीन। कवि रूपहीन यानी कि स्वयं को रूप है, परंतु एक से एक रूपवान लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति की पहचान उसके उम्र से नहीं, उसके संस्कार और ज्ञान से होती है। तो जो भी व्यक्ति जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो चलिए इसका लास्ट पैराग्राफ है। कवि कहते हैं कि इस कथा को, यानी कि इस काव्य को उन्होंने अपने रक्त की लेई लगा कर जोड़ा है। सोचिए कितना गहरा असर डालता है हृदय पर। जिसने भी इसे सुना है प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ है। एक लाइन में याद किया है
मेरे मेरे मर जाने, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मेरे मर जाने के बाद भी संसार मेरे गुणों और काव्यों को याद रखेगा। तो दोस्तों जिसे भी अगर यह PDF चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर है 77 64 0 77 95 8। यही नंबर है 77 64 0 77 95 8। 77 64 0 77 95 8। यह नंबर, आप इस पर संपर्क कीजिएगा, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा और आप इस कलर प्रिंट PDF रखिएगा और तैयारी कीजिएगा। ओके दोस्तों, एक बात रखते हैं, बाय बाय। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।